इतिहास की पुस्तकों में हमें बताया जाता है कि विज्ञान का सूर्य पश्चिम से उदित हुआ था। हमें बताया जाता है कि जब यूरोप जाग रहा था तब एशिया सो रहा था। लेकिन आज मैं आपको समय की उस अंधेरी गुफा में ले चलूंगा जहां एक ऐसा सत्य छिपा है जो इन सारे दावों को असत्य सिद्ध कर देता है। कल्पना कीजिए, साल है 1793, जगह है पुणे, महाराष्ट्र। मराठा साम्राज्य का सूर्य अस्त हो रहा है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जड़ें जमा रही है। अक्टूबर की एक उमस भरी रात है। एक छोटे से तंबू के बाहर दो ब्रिटिश सर्जन स्थित हैं, थॉमस क्रूसो और जेम्स फाइंडले। ये दोनों आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के स्नातक हैं। इनके पास लंदन की विशाल डिग्रियां हैं, लेकिन उस रात उनके चेहरों पर जो भाव थे वो गर्व के नहीं बल्कि भय और अविश्वास के थे। उनके सामने जमीन पर एक व्यक्ति लेटा हुआ था। उसका नाम था कावासजी। कावासजी टीपू सुल्तान की सेना के विरुद्ध अंग्रेजों की तरफ से बैल वाहन चलाता था। युद्ध में उसे बंदी बना लिया गया और सुल्तान के सैनिकों ने दंड के रूप में उसकी नासिका मूल से अलग कर दी थी। उसके चेहरे के मध्य में एक भयानक घाव था, एक ऐसा गहरा निशान जो किसी की भी रूह कंपा दे। उस युग में कटी हुई नासिका का अर्थ था आजीवन वनवास। समाज उसे देखने से डरता था। वो एक जीवित शव बन चुका था। अंग्रेज चिकित्सकों के पास इसका कोई उपचार नहीं था, लेकिन उस तंबू में एक और व्यक्ति उपस्थित था। वो कोई डॉक्टर नहीं था, उसने कोई कोट नहीं पहना था। वो एक साधारण सा दिखने वाला भारतीय व्यक्ति था जो जाति से कुम्हार था। अंग्रेज अपनी डायरी में लिखते हैं कि वो वहां उपहास करने के लिए स्थित थे। उन्हें लगा कि यह भारतीय कोई जादू टोना करेगा, कुछ राख लगाएगा और चला जाएगा। लेकिन अगले 90 मिनट में जो हुआ उसने लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन की नींव हिलाकर रख दी। उस भारतीय वैद्य ने अपनी थैली से कुछ पुराने जंग लगे औजार निकाले। उसने कावासजी को कुछ औषधियां पिलाईं और फिर उसने कावासजी के माथे से मांस का एक भाग काटा। रक्त बहा, लेकिन उसने उस मांस के भाग को माथे से पूरी तरह अलग नहीं किया। उसने उसे घुमाया और कटी हुई नासिका के स्थान पर ऐसे लगा दिया जैसे कोई शिल्पकार मिट्टी की मूर्ति बनाता है। अंग्रेज डॉक्टर अपने नेत्रों को मल रहे थे। यह क्या हो रहा है? बिना बेहोशी की दवा के मरीज शांत कैसे है? माथे का मांस नासिका पर कैसे चिपक सकता है? यह तो खराब हो जाना चाहिए। लेकिन वो खराब नहीं हुआ। कुछ सप्ताह बाद कावासजी के चेहरे पर एक नई नासिका आ गई थी। एक ऐसी नासिका जो बिल्कुल असली दिख रही थी। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह विज्ञान था। एक ऐसा विज्ञान जो उस रात उन अंग्रेज डॉक्टरों के लिए नया आविष्कार था, लेकिन भारत की मिट्टी में यह पिछले 2600 वर्षों से दफन था। आज इतिहास के पन्ने में हम एक बहुत विशाल प्रश्न पूछने जा रहे हैं। जिस युग में शेष दुनिया बीमारियों को भूत प्रेत का साया मानती थी, जिस युग में यूरोप के लोग उपचार के नाम पर सिर्फ रक्त बहाना जानते थे, उस युग में भारत के वनों में बैठा एक शिष्य इतनी जटिल प्लास्टिक सर्जरी कैसे कर रहा था? उसे कैसे पता था कि शरीर का कौन सा नस काटने से इंसान के प्राण नहीं जाएंगे? बिना माइक्रोस्कोप के उसने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कैसे किया? और सबसे विशाल रहस्य, वो 120 प्रकार के सर्जिकल यंत्र जो आज भी आधुनिक सर्जरी का आधार हैं, वो उस समय कहां से आए? जब हम शब्द सुनते हैं प्लास्टिक सर्जरी तो हमारे मस्तिष्क में क्या आता है? हॉलीवुड या अमीरों का शौक? हमें स्कूलों और मेडिकल कॉलेजों में सिखाया गया है कि प्लास्टिक सर्जरी 20वीं सदी की देन है। हमें बताया गया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब सैनिकों के चेहरे बमों और गोलियों से बुरी तरह जल गए थे, तब पश्चिमी देशों के डॉक्टरों ने इस तकनीक का आविष्कार किया। यह कहानी बहुत तर्कसंगत लगती है। पश्चिम के पास औद्योगिक क्रांति थी, धन था, विशाल प्रयोगशालाएं थीं, तो स्वाभाविक है सर्जरी का आविष्कार भी वहीं हुआ होगा। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत विशाल समस्या है, एक ऐसा भेद जो पश्चिम के इस दावे को खंडित कर देता है। अगर प्लास्टिक सर्जरी 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई, तो 1794 में लंदन की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका जेंटलमैनस मैगजीन में छपा वो लेख क्या था? उस लेख का शीर्षक था भारत से एक अनोखा सर्जिकल ऑपरेशन। उस लेख में कावासजी की तस्वीर छपी थी। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद लंदन के डॉक्टर हैरान रह गए थे। उन्होंने लिखा कि यह तकनीक यूरोप की समझ से परे है। भारतीयों ने इसे कैसे किया? यह लेख प्रमाण है कि जिसे यूरोप नया आविष्कार कह रहा था, वो भारत में एक पुरानी परंपरा थी।
इतिहासकारों ने हमें बताया कि प्राचीन भारत तो सपेरों और साधुओं का देश था, लेकिन वो हमें यह बताना भूल गए कि जब यूरोप के लोग सिर दर्द का उपचार करने के लिए कपाल में पत्थर से छिद्र कर रहे थे, तब भारत का एक ऋषि गंगा के किनारे बैठकर मानव शरीर की 300 अस्थियों और 700 नसों का नक्शा बना रहा था। वो ऋषि कोई और नहीं बल्कि महर्षि सुश्रुत थे। लेकिन सुश्रुत के साथ एक समस्या थी। वो उस समय जन्मे थे जब ज्ञान को कागजों पर नहीं बल्कि ताड़ के पत्रों पर लिखा जाता था, और ताड़ के पत्र जल सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, आक्रमणकारी आए। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज को जलाया गया, अनगिनत पुस्तकें राख बन गईं, और उस राख के समूह में दब गया वो विज्ञान जो दुनिया को बदलने की शक्ति रखता था। आज हम उस राख को हटाएंगे। समय को पीछे ले चलते हैं, बहुत पीछे, 600 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 2600 वर्ष पहले। स्थान काशी। काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है, लेकिन गंगा के एक सुनसान घाट पर, शहर के शोर से दूर, एक आश्रम में कुछ अलग ही चल रहा था। वहां मृत्यु का नहीं बल्कि जीवन का पाठ सिखाया जा रहा था। महर्षि विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत अपने शिष्यों को एक ऐसी शिक्षा दे रहे थे जो उस समय के समाज में वर्जित मानी जाती थी। वो शिक्षा थी मानव शरीर को अंदर से देखना। उस युग में धर्म और समाज के नियम बहुत सख्त थे। मृत शरीर को स्पर्श करना अपवित्र माना जाता था, लेकिन सुश्रुत एक विद्रोही थे। उनका मानना था कि एक वैद्य जो शरीर की आंतरिक संरचना को नहीं जानता, वो युद्ध के मैदान में उस सैनिक की तरह है जिसे शस्त्र चलाना नहीं आता। लेकिन सुश्रुत के सामने एक भयानक चुनौती थी। उनके पास एक्सरे मशीन नहीं थी। वो कैसे जाने कि त्वचा के नीचे नसें कहाँ हैं, अस्थियां कैसे लगी हैं, हृदय कहाँ स्थित है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला जो सुनने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन वही चिकित्सा विज्ञान की पहली सीढ़ी थी। सुश्रुत अपने शिष्यों के साथ मिलकर रात के अंधेरे में लावारिस शवों को एकत्र करते थे। वो उन शवों को घास और छाल में लपेटते थे। फिर वो उन शवों को बहते हुए पानी में किसी गुप्त स्थान पर एक पिंजरे के अंदर रख देते थे। 7 दिनों तक पानी और जड़ी बूटियों के असर से शरीर की ऊपर की त्वचा धीरे धीरे गल जाती थी, लेकिन अंदर के अंग सुरक्षित रहते थे। और फिर 7वें दिन बिना चाकू चलाए सुश्रुत एक नरम ब्रश लेकर आते थे। वो उस ब्रश से शरीर की एक एक परत को धीरे धीरे हटाते थे। परत दर परत मांसपेशियां, धमनियां, नसें, अस्थियां, सब कुछ साफ दिखाई देने लगता था। यह दुनिया की पहली डिसेक्शन क्लास थी। सोचिए उस दृश्य को, रात का सन्नाटा, गंगा की लहरों की आवाज, और एक ऋषि अपने छात्रों को समझा रहा है कि इंसान का हृदय कैसे धड़कता है। उन्होंने मानव शरीर में 300 फरबाड अस्थियों, 500 मांसपेशियों और 700 नसों की पहचान की। लेकिन शरीर को जानना सिर्फ शुरुआत थी। ज्ञान होना एक बात है, और उस ज्ञान का प्रयोग करके किसी को स्वस्थ करना दूसरी बात। सुश्रुत को पता था कि सर्जरी के लिए सबसे आवश्यक वस्तु क्या है। औजार। हाथ से मांस नहीं काटा जा सकता, नाखून से अस्थि नहीं मिल सकती। लेकिन 2600 साल पहले स्टील की फैक्ट्रियां नहीं थी, तो सुश्रुत ने वो औजार कहां से लाए जो आज भी दुनिया के सबसे महंगे सर्जन प्रयोग करते हैं। सुश्रुत सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, वो एक महान इंजीनियर और ऑब्जर्वर भी थे। उन्होंने देखा कि प्रकृति ने जानवरों को शिकार करने के लिए बेहतरीन हथियार दिए हैं। शेर का मुख किसी चीज को कितनी मजबूती से थामता है, बाज की चोंच कितनी सफाई से मांस को चीरती है। सुश्रुत ने सोचा, अगर मैं लोहे को इन्हीं आकारों में ढाल दूं तो। उन्होंने अपने लोहारों को बुलाया और उन्हें सटीक निर्देश दिए। उन्होंने 121 अलग अलग प्रकार के सर्जिकल यंत्र बनवाए, और इनका नाम उन्होंने उन जानवरों के नाम पर रखा जिनसे वे प्रेरित थे, जैसे सिंह मुख यंत्र जो बिल्कुल शेर के मुख जैसा था, कंक मुख यंत्र बगुले की चोंच जैसा लंबा और पतला। ये औजार इतने तेज होते थे कि सुश्रुत कहते थे, एक अच्छा सर्जिकल चाकू वो है जो एक बाल को भी 2 हिस्सों में चीर दे। जरा सोचिए, उस युग की धातु विज्ञान कितनी उन्नत रही होगी कि वो ऐसे औजार बना सके जो जंग नहीं खाते थे। आज भी हमारे पास जो सर्जिकल टूल्स हैं, उनका डिज़ाइन लगभग 90% वैसा ही है जैसा सुश्रुत ने 2600 साल पहले बनाया था। लेकिन औजार काफ़ी नहीं थे। सर्जरी का सबसे डरावना हिस्सा क्या है? दर्द। सोचिए, कोई आपके पेट को काट रहा है
या आपकी आंख में सुई चुभा रहा है और आप पूरे होश में हैं। दर्द से इंसान के प्राण जा सकते हैं। तो सुश्रुत ने इसका क्या उपचार निकाला? उन्होंने दुनिया का पहला एनेस्थीसिया विकसित किया, जिसे वो सम्मोहिनी कहते थे। यह शराब और कुछ शक्तिशाली जड़ी बूटियों का एक सटीक मिश्रण था। सर्जरी से पहले इसे मरीज को पिलाया जाता था। इससे मरीज एक गहरी नींद में चला जाता था, जहां उसका मस्तिष्क दर्द के संकेतों को महसूस करना बंद कर देता था। सुश्रुत ने एक और नियम बनाया था, ऑपरेशन से पहले औजारों को अग्नि में तपाना। आज हम इसे स्टरलाइजेशन कहते हैं। उन्हें पता था कि अगर औजार साफ नहीं होंगे तो घाव खराब हो जाएगा। लेकिन सुश्रुत का सबसे साहसी और असंभव कार्य अभी बाकी था। एक ऐसी सर्जरी जिसे देखकर आज के नेत्र विशेषज्ञ भी हैरान रह जाते हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आज लेजर से यह काम मिनटों में होता है, लेकिन उस समय सुश्रुत एक विशेष वक्र सुई लेते थे। वो मरीज की आंख के कॉर्निया में एक छोटा सा छिद्र करते थे। फिर उस सुई से आंख के अंदर जाकर धुंधले हो चुके लेंस को खिसकाकर नीचे कर देते थे। फिर उस पर गर्म घी और पट्टियां बांधी जाती थीं, और कुछ दिनों बाद वो मरीज जो अंधा हो चुका था वो दोबारा दुनिया को देखने लगता था। लेकिन रुकिए, अगर भारत के पास इतना ज्ञान था, अगर हमारे पास सर्जरी की पवित्र पुस्तक थी, तो फिर यह ज्ञान लुप्त कैसे हो गया? हम सपेरों का देश कैसे बन गए? ज्ञान कभी मरता नहीं है, वो बस यात्रा करता है। जैसे जैसे समय बीता, सुश्रुत का ज्ञान भारत की सीमाओं से बाहर निकलने लगा। 8वीं शताब्दी में बगदाद के खलीफा हारून अल रशीद बीमार हुए। तब भारत से एक वैद्य को बुलाया गया। उन्होंने खलीफा को स्वस्थ कर दिया। खलीफा इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भारतीय ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करने का आदेश दिया। सुश्रुत संहिता का अरबी में अनुवाद किया गया। नाम रखा गया किताब ए सुश्रुत। जरा सोचिए, जिस पुस्तक को आज हम भूल चुके हैं, उस पुस्तक को अरब के महान चिकित्सक अपनी मेडिकल बाइबल मान रहे थे। वहां से यह ज्ञान यूरोप पहुंचा। इटली। 16वीं शताब्दी में इटली के एक सर्जन गैस्पारो टैग्लियाकोजी ने सुश्रुत की तकनीकों को पढ़ा। उसने नासिका जोड़ने की सर्जरी करने की चेष्टा की। उसे आज यूरोप में प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहा जाता है। लेकिन यहां एक बहुत विशाल भेद है। यूरोप में उस समय चर्च का शासन था। चर्च का मानना था कि इंसान का चेहरा ईश्वर ने बनाया है। अगर किसी की नासिका कटी है तो यह ईश्वर का दंड है। अगर आप उसे सर्जरी से ठीक करते हैं तो आप ईश्वर के कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यह एक पाप है। टैग्लियाकोजी को समाज से निकाल दिया गया। प्लास्टिक सर्जरी को यूरोप में रोक दिया गया। अगले 200 सालों तक यूरोप के लोग अपनी कटी हुई नासिका और जले हुए चेहरों के साथ जीते रहे। लेकिन भारत में कहानी कुछ और ही थी। यहां बड़े बड़े विश्वविद्यालय भले ही जला दिए गए हों, लेकिन भारत का ज्ञान पुस्तकों में कैद नहीं था, वो परंपरा में था। यह ज्ञान ब्राह्मणों और ऋषियों के आश्रमों से निकलकर आम लोगों के बीच आ गया। कुम्हार, नाई और वैद्यों ने इस ज्ञान को जीवित रखा, पुश्त दर पुश्त, पिता से पुत्र तक। कावास जी की सर्जरी करने वाला वो कुम्हार कोई जादूगर नहीं था। वो उस प्राचीन परंपरा का एक वाहक था जो 2000 साल से चली आ रही थी। जब अंग्रेजों ने 1794 में उस सर्जरी को देखा तो उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने भारत को श्रेय दिया? बिल्कुल नहीं। उन्होंने उस तकनीक को लिया, लंदन ले गए। जोसेफ कार्प्यू नामक डॉक्टर ने इसी तकनीक का प्रयोग करके दुनिया की पहली नासिका की सर्जरी का दावा किया। उन्होंने इसे एक नया नाम दिया, दी इंडियन फ्लैप। लेकिन धीरे धीरे इंडियन शब्द लुप्त हो गया और यह मॉडर्न सर्जरी बन गई। लेकिन इस कहानी का सबसे विशाल और सबसे गहरा रहस्य अभी खुलना बाकी है। सुश्रुत ने सिर्फ नासिका और कान नहीं जोड़े थे। उन्होंने एक ऐसा विचार दिया था जिसे समझने में मॉडर्न साइंस को 21वीं सदी तक का समय लग गया। चलिए वापस चलते हैं उस सर्जरी पर जो कावासाजी के साथ हुई थी। इस तकनीक में एक ऐसा राज छिपा है जो आज के प्लास्टिक सर्जन्स को भी नतमस्तक कर देता है। जब आपकी नासिका कटती है तो आप शरीर के किसी भी भाग से त्वचा लेकर वहां चिपका नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मांस को जीवित रहने के लिए रक्त चाहिए। अगर आप हाथ से त्वचा काटकर नासिका पर लगाएंगे तो वो त्वचा काली हो जाएगी, खराब हो जाएगी और गिर जाएगी। मॉडर्न डॉक्टर्स इस समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन सुश्रुत ने 2600 साल पहले इसका हल निकाल लिया था। सुश्रुत माथे की त्वचा का प्रयोग करते थे, लेकिन ध्यान दीजिए, वो त्वचा को माथे से पूरी तरह अलग नहीं करते थे। वो उसे 3 तरफ से काटते थे, लेकिन चौथी तरफ से लगा रहने देते थे। क्यों?
ताकि उस त्वचा का रक्त का संबंध शरीर से बना रहे। फिर वो उस लटकती हुई त्वचा को घुमाकर नासिका के ऊपर ले आते थे और टांके लगा देते थे। त्वचा जीवित रहती थी क्योंकि उसे अभी भी माथे की धमनियों से रक्त मिल रहा था। जब नासिका की नई त्वचा वहां की देज की नसों से मिल जाती थी, तब सुश्रुत उस लगे हुए भाग को काटते थे। यह जीनियस लेवल की सोच थी। आज भी 21वीं सदी में इसे राइनोप्लास्टी का सबसे उत्तम तरीका माना जाता है। और टांके, आज हमारे पास घुलने वाले टांके हैं, लेकिन सुश्रुत क्या करते थे? वो जानते थे कि अगर बाहर का धागा आंतों के अंदर रह गया तो संक्रमण हो जाएगा। तो उन्होंने प्रकृति का सबसे छोटा और मजबूत सर्जन ढूंढा, विशाल काली चींटियां। आंतों की सर्जरी में अगर आंत फट जाती थी तो सुश्रुत कटे हुए भागों को एक साथ लाते थे। फिर वो वहां विशाल काली चींटियों को रखते थे। चींटियों का स्वभाव है काटना। जैसे ही चींटी दोनों भागों को पकड़कर काटती थी, उसका मुख बंद हो जाता था। सुश्रुत तुरंत चींटी का शरीर अलग कर देते थे, लेकिन उसका मुख वहीं रह जाता था। यह एक नेचुरल स्टेपलर था। चींटी का मुख बहुत मजबूत होता है और सबसे विशाल बात, यह जैविक है। कुछ दिनों में शरीर के अंदर चींटी का मुख अपने आप घुल जाता था। महर्षि सुश्रुत ने अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में 1120 बीमारियों, 700 औषधीय पौधों और 300 प्रकार की सर्जरीज का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि एक अच्छा सर्जन वो है जिसके पास शेर का हृदय और एक महिला की उंगलियां हों। आज दुनिया भर के मेडिकल कॉलेजों में शपथ ली जाती है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स में सुश्रुत की मूर्ति लगी है। दुनिया मानती है कि वो फादर ऑफ सर्जरी हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं, क्या भारत का हर बालक जानता है कि जब दुनिया गुफाओं में रहकर अग्नि जलाना सीख रही थी, तब भारत चेहरे बदल रहा था? प्लास्टिक सर्जरी कोई दिखावे की वस्तु नहीं थी। सुश्रुत के लिए यह किसी का खोया हुआ सम्मान वापस लौटाने का माध्यम थी। जब किसी सैनिक की नासिका कटती थी या किसी महिला का कान खंडित होता था, तो सुश्रुत उसे सिर्फ स्वस्थ नहीं करते थे, वो उसे समाज में सिर उठाकर जीने का अधिकार वापस देते थे। यह भारत की विरासत है, एक ऐसी विरासत जो बताती है कि हम सिर्फ दर्शन, धर्म और आध्यात्म के देश नहीं हैं। हम विज्ञान, तर्क, गणित और नवाचार के देश हैं। हम वो देश हैं जिसने दुनिया को यह सिखाया कि शरीर नश्वर है, लेकिन उसे स्वस्थ करने का ज्ञान अमर है। तो दोस्तों, इतिहास के इस पन्ने को पलटने के बाद आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी? चींटियों का टांके के रूप में प्रयोग, या माथे की त्वचा से नासिका बनाने की वो जीनियस तकनीक? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं। अगर इस वीडियो ने आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस करवाया है तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अनकहे, अनसुलझे और रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐतिहासिक रहस्यों को जानने के लिए इतिहास के पन्ने को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तब तक के लिए अपने इतिहास को जानिए, उस पर गर्व कीजिए। जय हिंद।